स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि यदि बिंदु 1,2, 4,y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम रेफरेंस के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। इसमें हम a, b, c, d नाम दे लेते हैं। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है लेकिन हम इसे अपनी सुविधा के लिए नाम दे सकते हैं। तो a हमारे पास दिया हुआ है 1,2, b दिया हुआ है 4,y, c दिया हुआ है x, 6 और d दिया हुआ है हमारे पास 3,5। तो ये हमें दिया हुआ है, इसे हम यहां भी लिख लेते हैं। दिया है a इक्वल टू 1,2, b इक्वल टू 4,y, c इक्वल टू x, 6, d इक्वल टू 3,5। ओके, सो अब हमें ये पता है कि ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ये समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और अगर हम इसको O बिंदु मान लेते हैं तो हम इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक लिख सकते हैं। तो अगर हम BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो कि है बिंदु O, BD का जो मध्य बिंदु है वो है बिंदु O, इसके हम निर्देशांक लिख लेंगे। यानी जो निर्देशांक आएंगे O के अगर मैं निर्देशांक x, y मानता हूं तो यहां पर BD के निर्देशांक आ जाएंगे हमारे पास 4 + 3/2, y + 5/2। इसका हम कारण यहां पर लिख लेते हैं। चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, या 1:1 में विभाजित करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारे पास x, y के निर्देशांक आ जाएंगे। ये हो जाएंगे हमारे पास 7/2, y + 5/2। इसी प्रकार हम दूसरे विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिख लेंगे। AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये फिर से वही बिंदु O है, इसका भी जो मध्य बिंदु है वो बिंदु O है। तो O xy इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? x2 है हमारे पास x मान लेते हैं और +1/2, 6 + 2/2। ये हमारे पास आ जाते हैं x + 1/2, 8/2 इक्वल टू x + 1/2 और यहाँ आ जाता है 4। अब चूंकि ये दोनों ही बिंदु एक ही हैं तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। यानी x + 1/2 इक्वल टू 7/2। तो यहाँ पर अगर मैं x + 1, क्योंकि ये तो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x + 1 इक्वल टू 7, x इक्वल टू 6 हमारे पास आ जाता है। और यहाँ पर जो दूसरा बिंदु है y + 5/2 इक्वल टू 4, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो y + 5 इक्वल टू 8 और y इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 3। तो जो बिंदु हमें ज्ञात करना था वो हमने बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञात कर लिए हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की ओर।
7th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। तो जैसा कि हमें पता है स्टूडेंट्स, जब किसी वृत्त का हम व्यास लेते हैं तो अगर ये ए बी इस वृत्त का व्यास है, ये इसके केंद्र से होकर जाएगा। ये केंद्र के निर्देशांक हमें 2, -3 दिए हुए हैं, बी के निर्देशांक हमें बताए हुए हैं। तो इससे हमें ये ज्ञात होता है कि जो केंद्र होता है वो हमेशा व्यास को 1, 1 में विभाजित करता है, यानी M1 और M2 का अनुपात हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले वही जो अभी तक हम हमेशा करते आए हैं, सबसे पहले दिया है, यानी ए बी एक वृत्त का व्यास है, बी के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, पी एक्स वाई हमें दिया हुआ है, जो केंद्र है वही हमारा पी एक्स वाई है जिसके हम हमेशा निर्देशांक निकालते थे। M1 अनुपात M2 हमें दिया हुआ है। हमें ये पता है कि जो केंद्र है वो हमेशा व्यास को 1:1 में विभाजित करता है। तब ए के हम निर्देशांक मान लेते हैं। माना ए के निर्देशांक हम मान लेते हैं x1, y1। तब हम p xy के निर्देशांक हम बड़े ही आराम से लिख सकते हैं x2 प्लस x1/2, y2 प्लस y1/2। चूंकि ये मध्य बिंदु है तो हम इस तरह से इसे निर्देशांक को लिख सकते हैं। यहाँ पर हम वैल्यूज़ रख लेते हैं। x2 हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस x1 हमें नहीं दिया हुआ है तो हम इसको वैसे ही रख देंगे। y2 हमें दिया हुआ है 4 प्लस y1/2। ओके, तो यहाँ पर p xy हमें दिया हुआ है, xy है हमारे पास 2, -3 और ये हमारे पास आ जाता है 1 प्लस x1/2 और 4 प्लस y1/2। इसकी हम दोनों तरफ से तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर 1 प्लस x1/2 इक्वल टू हो जाता है 2 और 4 प्लस y1 इक्वल टू हो जाता है y1/2। 4 प्लस y1/2 इक्वल टू हो जाता है -3। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं 1 प्लस x1 इक्वल टू 4 और x1 हमारे पास आ जाता है 3। यहाँ पर 4 प्लस y1 इक्वल टू -6, तो y1 हमारे पास आ जाता है -10, क्योंकि ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पर y1 हमारे पास आ जाता है -10। तो a के निर्देशांक हमें मिल जाते हैं। a के निर्देशांक x1, y1 बराबर 3, -10। 3, -10 इसके निर्देशांक आ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP इक्वल टू 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो सबसे पहले हम अपने रेफरेंस के लिए एक चित्र बना लेते हैं। चित्र में हम एक रेखाखंड AB लेते हैं जिसमें हमारे पास कोई बिंदु P है। AP इक्वल टू 3/7 AB आ जाता है। तो ये कब आएगा, इसमें हम यहाँ पर निर्देशांक लिख लेते हैं। A के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं -2, -2 और B के निर्देशांक भी हमें दिए हुए हैं 2, -4। अब अगर AB टोटल 7 हो और AP का अनुपात 3 दिया हो तो यहाँ पर AP अगर 3 है तो बाकी जो बचता है वो हमारे पास 4 हो जाएगा। ये चित्र वैसे भी हमने एक रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो AB
इक्वल टू 7 है, तो ए पी इक्वल टू अगर 3 है तो पी बी इक्वल टू हमारे पास 4 हो जाएगा। यानी हमें M1 अनुपात M2 मिल चुका है, जो कि है हमारे पास 3/4, यानी 3 अनुपात 4। यहाँ पर ए के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं पहले से ही, x1, y1 इक्वल टू -2, -2। बी के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं x2, y2 इक्वल टू 2, -4। तो हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जैसा कि हम जानते हैं बिंदु P अगर xy है तो हम सीधे सीधे यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। यहाँ पर xy हमें ज्ञात करना है, तो हम सीधे सीधे m1 की वैल्यू रख देंगे। m1 हम मान सकते हैं, किसी को भी आप m1 ले सकते हैं, इसको भी m1 ले सकते हैं, या फिर इस तरफ से भी m1 ले सकते हैं, इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम सीधा सीधा ही m1 और m2 लेते हैं। तो m1 हमारे पास 3 है, x2 हमारे पास x2 हमारे पास 2 है, प्लस m2 हमारे पास 4 है, और x1 हमारे पास -2 है, बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू 7 है। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया है, 3 + 4 इक्वल टू 7 होता है। m1 हमारे पास 3 है, y2 हमारे पास -4 है, प्लस m2 हमारे पास 4 है, और y2 हमारे पास -2 है, बाई 7 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 × 2 6 होता है, और यहाँ पर हो जाएगा -8 बाई 7, और यहाँ पर हो जाएगा -12 -8 बाई 7। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2,7, और ये हो जाएगा -20/7। तो ये हमारे पास उस बिंदु के निर्देशांक आ चुके हैं जो हमने यहाँ पर ये P माना था। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जो हमने समत्रिभाजित वाला क्वेश्चन किया था। वहाँ पर 3 भागों में बांट रहा था, और यहाँ पर वो 4 भागों में बांट रहा है, यानी बिंदुओं की संख्या हमारे पास 3 होने वाली है। तो यानी हमें 3 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। एक हम रेफरेंस के लिए चित्र बना लेंगे। ये हमने एक A ले लिया, ये बिंदु B ले लिया। A बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -2,2, B के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2,8, और इसके बीच में 4 भागों में, बराबर भागों में इसको बांटना है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बटा है, लेकिन कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। ओके, तो इसको हम कह लेते हैं E, इसको हम कह लेते हैं F, और इसको हम कह देते हैं G। तो सबसे पहले जो E बिंदु है, E बिंदु AB को यहाँ पर A1, यहाँ से B तक, ये हमारे पास 1 2 3, जैसे हमने समत्रिभाजित वाला एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने 1:2 में बांटा था, ऐसे ही ये 1:3 में बांटेगा। तो सबसे पहले तो हमें बिंदु E के निर्देशांक ज्ञात कर लेने चाहिए। इसको हम xy मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि दिया है, क्या क्या दिया है हमें, हम वो लिख लेते हैं। A बिंदु के निर्देशांक x1, y1 इक्वल टू -2,2, B बिंदु के निर्देशांक x2, y2 इक्वल टू 2,8। यानी E जो है हमें ये सबसे पहले ज्ञात करना है, xy जो कि m1, m2 1,3 देता है। ओके, ये E बिंदु AB रेखाखंड को 1,1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। E xy इक्वल टू, मैं सीधे सीधे ही लिख लेता हूं, आप पूरी सूत्र के साथ लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास
फॉर्मूला m1 है हमारे पास 1, x2 है हमारे पास 2 प्लस m2 है हमारे पास 3 और x1 है हमारे पास -2 और m1 प्लस m2 को अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है 1 + 3। अगर किसी को भी इसमें डाउट होता है तो वो सीधे हमारे नंबर पर मैसेज करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके वो आसानी से इसका विस्तृत हल प्राप्त कर सकता है। y के लिए m1 हमारे पास है 1 और y2 है हमारे पास 8 प्लस y2 m2 है हमारे पास 3 और y1 है हमारे पास 2 और m1 प्लस m2 इक्वल टू है 1 + 3। तो अगर मैं इसको हल करता हूँ तो ये यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 2 - 6/4, 8 + 6/4। ओके, तो स्टूडेंट्स EXY के निर्देशांक हमारे पास आ चुके हैं। EXY के निर्देशांक जो कि AB को 1:3 के रेशियो में विभाजित कर रहा था, तो इसके निर्देशांक हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास देखने को मिलता है -4,4 और यहाँ पर मिलता है 14/4। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाता है -1 और ये हो जाता है 7/2। तो हमारे पास E के निर्देशांक हमें मिल चुके हैं। पहला जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। ओके, इसी प्रकार से हम F को भी ज्ञात कर लेंगे जो कि AB को 2:2 में विभाजित करता है। ओके, 2:2 में विभाजित करता है तो 2 इक्वल पार्ट में विभाजित करता है। इसका मतलब जो F है वो AB का मध्य बिंदु है। तो हम सीधे सीधे ही F के निर्देशांक मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। Fxy इक्वल टू x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2। आप विभाजन सूत्र को लगाकर भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये AB का मध्य बिंदु है तो हम सीधे सीधे ही मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर x2 हो गया है 2, ये हो गया है -2, y हो जाता है 2 और y2 है हमारे पास 8 और y1 है हमारे पास 2/2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 0/2 और ये हो जाता है 10/2। इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 0,5। तो हमारे पास F के भी निर्देशांक आ चुके हैं। F के निर्देशांक हो चुके हैं 0,5। अब इसके बाद जब हम G की बात करते हैं तो जैसे हमने E के निर्देशांक निकाले थे, E के निर्देशांक, उसी प्रकार से हम G के निर्देशांक निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और यहाँ से ये 3 हो जाएगा। तो जैसा हमने EXY के लिए किया था उसी प्रकार से हम GXY के लिए करेंगे। GXY निकालना है जिसने m1 रेशियो m2 क्या दिया हुआ है 3:1। ओके, तो GXY यहां पर मैं सीधे ही लिख रहा हूं। m1 हमारे पास 3 है, x2 हमारे पास 2 है प्लस m2 हमारे पास 1 है और यहां पर -2 है और बाई 3 + 1 4 है। अब यहां पर y2 के लिए हम लिखेंगे 3, y2 8 है प्लस m2 हमारे पास 1 है और y1 हमारे पास 2 है और यहाँ नीचे आ जाएगा 4। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आगे हमारे पास 6 - 2/4, 24 + 2/4 तो इक्वल टू हमारे पास जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 4/4 और ये हो जाता है 26/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो GXY हमें मिल जाता है जो कि होता है 1,13/2। तो इस तरह से हम तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सो स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रश्नावली 7.2 के अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आ चुके हैं। इसमें हमें पूछा गया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। तो इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम रेफरेंस के लिए एक चित्र बना लेते हैं जिसमें हमें एक समचतुर्भुज बनाना है। समचतुर्भुज हम सभी जानते हैं कि वो एक वर्ग की तरह होता है जिसकी
चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन सिर्फ उसके बीच के कोण यहाँ पर 90 डिग्री नहीं होते हैं। सिर्फ यही एक अंतर है वर्ग और समचतुर्भुज में। वर्ग में उनके बीच के कोण 90 डिग्री होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में उनके बीच के कोण 90 डिग्री नहीं होते हैं। दिया है ए बी सी डी। ए के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। ए के निर्देशांक हमें क्या दिए हुए हैं? ए इक्वल टू 3,0, बी इक्वल टू 4,5, सी इक्वल टू -1,4 और डी इक्वल टू -2, -1। ओके, इसी के साथ हमें एक संकेत भी दिया हुआ है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो इसका मतलब हमें इसके विकर्ण ज्ञात करने होंगे। विकर्ण ज्ञात करने के लिए हम इसके दोनों विकर्णों को मिला देते हैं, यहां से इसको मिला देते हैं। और विकर्ण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ए और सी ज्ञात करेंगे। ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, जो कि हम किससे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट्स? हम उसे दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ए सी निकाल लेंगे। ए सी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, इसमें हम वैल्यूज रख देते हैं। x2 हमारे पास है -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 4 दिया हुआ है, 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, ये हो जाता है -4 का होल स्क्वायर और ये हो जाता है 4 का होल स्क्वायर। जब हम AC की वैल्यू ज्ञात करते हैं ये हो जाता है 16 + 16 इक्वल टू √32, जो कि आ जाता है हमारे पास 4√2। इसी के बाद हम ज्ञात करते हैं BD इक्वल टू भी इसी तरह से हम ज्ञात करते हैं और इसे हम सीधे सीधे ही लिख लेते हैं। x2 है हमारे पास -2 और x1 है हमारे पास -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 है हमारे पास -1 और y1 है हमारे पास -5 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है -6 का होल स्क्वायर और ये हो जाता है -6 का होल स्क्वायर। तो अगला यहाँ पर जब हम करते हैं तो ये हो जाता है 36 + 36। सो BD इक्वल टू √72 आ जाता है, जिसे हम सॉल्व कर लेते हैं और ये आ जाता है 6√2। अब इसके साथ ही अगर हम एरिया ऑफ ABCD लिखते हैं तो इन दोनों के गुणनफल का आधा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर हमने दोनों विकर्ण ज्ञात कर लिए हैं, इनकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे 4√2 × 6√2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 1/2, 6 4 जा। कभी भी इसको सॉल्व करते समय अंडर को नॉर्मल संख्या से गुणा नहीं करना है, नॉर्मल को नॉर्मल के साथ करना है, अंडर को अंडर के साथ करना है। तो 6 4 जा हमारे पास हो जाता है 24 और √2 और √2 का मल्टीप्लाई करके आता है 2। तो ये हो जाता है 1/2 इक्वल टू 48 और ये हो जाता है हमारे पास एरिया ऑफ समचतुर्भुज ABCD इक्वल टू 24 वर्ग इकाई। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है तो इसीलिए हम इसके आगे वर्ग इकाई ज़रूर लिखेंगे। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी 7.2 एक्सरसाइज भी पूरी होती है और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के अंतिम टॉपिक त्रिभुज के क्षेत्रफल की ओर। सो स्टूडेंट्स, आ चुके हैं हम अपने तीसरे और फाइनल टॉपिक की ओर, जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। निर्देशांक ज्यामिति में हमने सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखा। उसके बाद हमने दूसरे टॉपिक में दो
बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अगर कोई बिंदु m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है तो हमने उस बिंदु के निर्देशांक निकालने सीखे। और अब तीसरे टॉपिक में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसा कि हमने एक सूत्र पहले से ही पता है, जिसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ी ही आसानी से आधार और शीर्षलंब दिया होने पर निकाल सकते हैं। ये हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका आधार यहाँ पर दिया हुआ है और एक इसकी शीर्षलंब को ही हम ऊंचाई भी कहते हैं। तो एरिया हमारे पास हो जाता है 1/2 आधार गुणा शीर्षलंब। लेकिन त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए होने पर, अगर त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं, तब आप उसमें किस तरह से निर्देशांक दिए होने पर क्षेत्रफल आप कैलकुलेट करेंगे वो हम यहां पर सीखेंगे। तो ये फॉर्मूला देखने में तो बहुत ही लंबा लगता है, लेकिन इसे याद करना बहुत ही आसान है। देखिए 1/2 जो यहाँ पर आया है, यही 1/2 यहाँ पर भी आएगा, उसे बाहर रखना ही रखना है। इसके बाद एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है जिसमें हमें सबसे पहले x1 लेना है और x1 के अलावा हमारे पास जो 2 बचते हैं वो लेने हैं। तो यहाँ पर हमने x1 लिया है बाहर और अंदर लिया है y2 माइनस y3। उसके बाद हमें प्लस x2 लेना है और x2 के लिए हमें अंदर कोष्टक के अंदर बाकी के 2 लेने हैं, y3 माइनस y1 लेना है प्लस x3 जब आता है, जब तीसरा हम x3 लिखते हैं, तो इसके बाद हमें अब ऊपर की ओर बढ़ना है, यानी यहां बढ़ना है, y1 माइनस y2 हमें अंदर लेना है। तो सीधे सीधे आपको ये एक सारणी बना लेनी है, सभी निर्देशांक यहां पर लिख लेने हैं और सीधे सीधे इस फॉर्मूले को लिखते जाना है। यानी x1 के लिए आपको y2 माइनस y3 लेना है, x2 के लिए y3 माइनस y1 लेना है और x3 के लिए आपको y1 माइनस y2 लेना है, जिससे हम इन त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें चिन्हों का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें चिन्हों को रखते हुए ही गलती करते हैं और वहां पर उनका क्षेत्रफल गलत हो जाता है। तो इसलिए कभी भी आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो चिन्हों का माइनस प्लस का बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें ख्याल रखना है, ताकि कहीं पर भी आप प्लस की जगह माइनस ना लगा दें या माइनस की जगह कहीं प्लस ना कर दें, ताकि हमारा क्षेत्रफल गलत ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारी प्रश्नावली 7.3 की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2, 3, -1, 0, 2, -4। तो सबसे पहले तो हम दिया है लिख लेते हैं। हमें तीनों निर्देशांक दिए हुए हैं, a = 2, 3, b = -1, 0 एंड c = 2, -4। ये तीनों निर्देशांक हमें दिए हुए हैं और इसी से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो इन तीनों बिंदुओं से मिलकर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा वो हमें ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और इसमें हम अब वैल्यू रख देते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, y2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, माइनस y3 की वैल्यू हमारे पास -4 है। बहुत ही ध्यान से इसमें वैल्यूज़ रखनी है। x2 की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान रखना है। y3 की वैल्यू हमारे पास -4 है, माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास -3 है, प्लस y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, लेकिन यहाँ पर रखने पर वो -3 हो जाती है। x3 की वैल्यू हमारे पास 2 है और y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, माइनस y2 की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 2 इंटू ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाता है, तो ये +4 हो गया है। यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये माइनस इस प्लस के साथ माइनस हो चुका है। यहाँ पर ये -7 हो गया है, प्लस 2
3 माइनस 0 3 होता है। तो ये हमारे पास अंदर की कैलकुलेशन आ चुकी है। और अब हम जब इसका एरिया निकालेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाता है 1/2 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये 7 हो गया है, प्लस 6 हो गया है, और ये हो जाता है हमारे पास अंदर से जोड़ के 21 और बाई 2, और इसी को हम लिख देते हैं वर्ग इकाई। यानी हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। एरिया ए बी सी इक्वल टू 21/2 यानी 21/2 वर्ग इकाई। और इसी के साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन में भी हमसे वही पूछा गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं -5, -1, 3, -5 और 5, 2। तो हमें फिर से वही लिख लेना है, दिया है a इक्वल टू हमारे पास -5, -1, b हमें दिया हुआ है, b दिया हुआ है 3, -5, c दिया हुआ है हमारे पास 5, 2। फिर से वही हमें एरिया हमें ज्ञात करना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको इतनी बार लिखना है कि आपको ये फॉर्मूला रट जाना चाहिए। x1 y2 -y3 प्लस x2 के आगे क्या आता है, x2 के आगे आता है y3 माइनस y1 प्लस x3, यहाँ पर आ जाता है y1 माइनस y2, और ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला पूरा। और यहाँ पर हम अब वैल्यू रख देते हैं 1/2। x1 है हमारे पास -5, y2 है हमारे पास -5, y3 है हमारे पास 2, तो ये -2 हो जाता है। x2 है हमारे पास 3, y3 है हमारे पास 2, माइनस y1 है हमारे पास -1, तो ये इसको हम इसी तरह से रख देते हैं। प्लस x3 है हमारे पास 5, y1 है हमारे पास -1 और y2 है हमारे पास -5, तो ये इस तरह से रख लेते हैं। और ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ रखी जा चुकी हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको सॉल्व करना होता है, कहीं पर भी एक प्लस और माइनस की मिस्टेक और आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। सो -5, यहाँ पर ये माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा -7, प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया है। और फिर उसके बाद ये प्लस 5 -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +5, और ये हमारे पास पहला जो है 1/2, यहाँ पर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 3 इंटू 3 यानी 9 प्लस 5 इंटू 4। क्यों 4 क्यों आया? 4 इसलिए आया है क्योंकि ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 1 है, तो ये माइनस हो जाएंगे और 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो जब हम इसको प्लस करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 64। जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 32 यानी 32 वर्ग इकाई। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पर आ चुका है, वो आ चुका है 32 वर्ग इकाई। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। तो इसमें एक बहुत ही सीरियस, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब भी हमसे ऐसा कहा जाता है ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों, तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है और हमें k का एक ऐसा ही मान ज्ञात करना है जिससे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता हो। तो हमें सीधे सीधे सिर्फ जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिखेंगे उसे हमें 0 कर देना है ताकि हमें k की वैल्यू प्राप्त हो सके। तो इसलिए सबसे पहले जब दूसरे का पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं, दिया है a इक्वल टू हमें दिया है 7 - 2, b इक्वल टू हमें दिया है 5, 1 और c हमें दिया है 3, k। तो इस k की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। बिंदुओं के संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल
शून्य होता है। और यही पॉइंट हमें इसमें लागू करना है। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू हमें 0 रखना है, जिसका फॉर्मूला हमें पता है 1/2 x1 y2 माइनस y3। जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे उतना आपका ही फायदा होगा, इसलिए फॉर्मूले को कभी भी लिखने से या याद करने से अपने आप को ना रोकें। कोई भी शॉर्ट ट्रिक आपका माइनस प्लस का खेल बिगाड़ सकती है। इसमें हम वैल्यू रख देते हैं 1/2 x1 हमारे पास दिया हुआ है 7, y2 हमारे पास दिया हुआ है 1 माइनस y3 हमारे पास दिया हुआ है k प्लस x2 5 दिया हुआ है, y3 हमारे पास दिया हुआ है k, y1 हमारे पास दिया हुआ है -2 प्लस x3 हमारे पास दिया हुआ है 3, y1 हमारे पास दिया हुआ है -2 और y2 हमारे पास दिया हुआ है 1, जो कि हो जाएगा -1 बराबर हो जाएगा 0। और ये 1/2 को हम 0 के पास ले जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। 7 1 माइनस k प्लस 5 k प्लस 2 प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस 9 इक्वल टू 0। 7k को 5k के साथ जोड़ देंगे, ये घट जाएगा, ये माइनस का चिन्ह बड़ा है तो -2k हो जाएगा। यहाँ पर 7 प्लस 10 17 हो जाएगा, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 8 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। तो हमारे पास जब हम कैलकुलेट करेंगे तो -2k इक्वल टू हो जाएगा 8, क्योंकि ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। k बराबर हो जाएगा हमारे पास 8/-2 इक्वल टू -4। तो k की वैल्यू जब -4 होगी तभी ये बिंदु संरेखी होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में भी हमें वही करना है जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट में किया था। k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए तीनों बिंदु संरेखी हों। इसमें भी हम दिया है लिख लेते हैं, जिसमें हम a इक्वल टू हमें दिया हुआ है 8,1, b इक्वल टू दिया हुआ है हमें k, -4 और c इक्वल टू दिया हुआ है हमें 2, -5। हमें यही सिद्धांत इसमें लागू करना है कि बिंदुओं के संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0। इसका एरिया हम लिख लेंगे 1/2। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आप जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे उतना आपका ही फायदा होता है। y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 हमने रख रखा है। तो अब हम इनमें वैल्यू पुट करेंगे। 1/2 x1 हमारे पास दिया हुआ है 8, y2 हमारे पास दिया हुआ है -4, y3 हमारे पास दिया हुआ है -5। माइनस और प्लस का ध्यान रखते हुए हमेशा अगर आप काम करेंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप बिना ध्यान दिए माइनस और प्लस में गलती करेंगे तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और y1 हमारे पास दिया हुआ है, y1 हमें दिया हुआ है 1 और माइनस y2 हमें दिया हुआ है -4 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं 1/2 यहाँ पर 8 है, ये -4 है, ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4 प्लस 5 प्लस k, ये यहाँ पर जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा प्लस 2, ये हो जाएगा 1, 1 प्लस 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 0। इस 1/2 को यहाँ 0 में भेज देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। 8 इंटू 1, 5 में से -4 होगा तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो गया यहाँ पर ये हो गया है -6k प्लस ये 4 + 1 5, 5 + 2 10 इक्वल टू 0।
यहाँ पर हो गया 8, ये हो गया -6k, ये हो गया 10 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर हम 6k को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 18 इक्वल टू 6k। सो जब हम सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 3। तो k की ऐसी वैल्यू जिसके लिए तीनों बिंदु संरेखी होंगे वो है k इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट्स, जो चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें 3 शीर्ष दिए हुए हैं और इससे बनने वाला जो त्रिभुज है उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक रेफरेंस डायग्राम बना लेंगे जिसमें हमें ये एक त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये A है, ये B है, ये C है, ये इसका मध्य बिंदु है, ये 0, -1 है, ये 2, 1 है और C इक्वल टू दिया हुआ है हमें 0, 3। तो सबसे पहले तो हमें इसके मध्य बिंदु ज्ञात करने होंगे। ये मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें दिया है लिखना पड़ेगा। A बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं 0, -1, B बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं 2, 1 एंड C बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं 0, 3। अब आगे हम AB का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। AB का मध्य बिंदु x2 + x1/2 y2 + y1/2। ओके, x2 + x1, x2 हमारे पास दिया हुआ है 2 + 0/2, y2 हमारे पास दिया हुआ है 1 और ये हो जाएगा -1/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, 0। सो जो त्रिभुज है छोटा वाला उसका हमारे पास पहला शीर्ष आ चुका है। इसी प्रकार से आप AC का मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। AC का मध्य बिंदु आप ज्ञात करेंगे तो वो 0, 1 आना चाहिए। इसे आप खुद ही कैलकुलेट कीजिए। इसी प्रकार से आपको BC का मध्य बिंदु भी ज्ञात कर लेना है। BC का मध्य बिंदु जिसके निर्देशांक आने चाहिए 1, 2। ओके, 1, 2। अब हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, छोटे त्रिभुज का भी और बड़े त्रिभुज का भी। इसके मध्य बिंदु हम EFG मान लेते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इसको पहले ज्ञात करेंगे 1/2 x1 y2 -y3 + x2 y3 -y1 + x3 y1 -y2। ओके, इसमें हम वैल्यू रख लेंगे। वैल्यू रखने पर 1/2 x1 हमारे पास दिया हुआ है 0, y2 हमारे पास दिया हुआ है 1 -3 + x2 हमारे पास दिया हुआ है 2, y3 हमारे पास दिया हुआ है 3 -1 + x3 हमारे पास दिया हुआ है 0 और y1 दिया हुआ है हमारे पास -1, y2 दिया हुआ है हमारे पास -1। y2 दिया हुआ है 1 और जब हम यहाँ पर रखेंगे तो वो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो पद तो 0 ही हो चुके हैं, तो हमारे पास ज़्यादा कैलकुलेशन हम बची नहीं है। 2 × 3 + 1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास कैलकुलेट करके 4 यानी 4 वर्ग इकाई। इसी प्रकार हम एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार से हम एरिया ऑफ EFG भी ज्ञात कर लेंगे जिसमें हम 1/2 x1 हम रख लेंगे। यहाँ पर जो हमने मध्य बिंदु निकाला था, E के मध्य बिंदु हमने निकाले थे E1, 0, F हमने निकाला था BC का मध्य बिंदु 1, 2 और AC का मध्य बिंदु G हमने निकाला था 0, 1। तो इसी प्रकार से हम इसमें रख लेंगे। x1 हमारे पास 1 है, y2 हमारे पास 2 है, -y3 हमारे पास 1 है,
प्लस x2 हमारे पास 1 है, y3 हमारे पास 1 है, माइनस y1 इक्वल टू 0 है, प्लस x3 हमारे पास 0 है और y1 हमारे पास 0 है और y2 हमारे पास 2 है। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम ज्ञात कर लेंगे। 1/2 यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0। तो ये हमारे पास एक वर्ग इकाई आ जाएगा। अब हमें इन दोनों के त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तब हम कर लेंगे इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो एरिया ऑफ त्रिभुज EFG बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, जिसको हम अनुपात में लिख लेंगे 1/4, 1/4 के अनुपात में ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8504072474 पर तुरंत मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, सो हम आगे बढ़ते हैं अब हमारे प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन 4 की ओर, जिसमें उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 दिए हुए हैं। तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, रेफरेंस डायग्राम, जिसमें हमें एक चतुर्भुज इस तरह से दिया हुआ है। चतुर्भुज दिया हुआ है तो हम इसके शीर्ष लिख लेते हैं ABC और D। A के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं -4, -2, B के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं -3, -5, C के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 3, -2 और D के निर्देशांक भी हमें दिए हुए हैं 2, -3। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। ओके, सो हम इसको दो ट्रायंगल्स में बांट लेते हैं। एक ट्रायंगल ये हो गया, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2। ओके, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है हमारे पास। चतुर्भुज ABCD के शीर्ष A इक्वल टू -4, -2, B इक्वल टू -3, -5, C इक्वल टू 3, -2 और D इक्वल टू 2, 3। ओके, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD यानी चतुर्भुज ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल ADC। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हमें ये दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने हैं, जिसमें हम पहले ट्रायंगल ABC का एरिया ज्ञात करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको हम थोड़ा फास्ट मोशन में करेंगे, जिसमें मैं सीधे वैल्यू रख रहा हूं। अब इतने सवाल करने के बाद आपको पूरा फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, जिसमें हम सीधे वैल्यू रख सकें। -4 प्लस x2 है हमारे पास -3, x2 के आगे हम लिखते हैं y2 -y3,
यहाँ पर हमने माइनस माइनस को प्लस कर दिया है, माइनस माइनस प्लस हो गया है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिखा है। ये यहाँ पर -3 ही रहने देते हैं। अभी पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस माइनस 0 हो चुका है, ये -2 है और ये +2 हो चुका है, तो ये 0 हो जाएगा। इसे हम अगली लाइन में 0 लिख लेंगे। 3, ये -2 है, ये +5 हो जाएगा। 1/2 ये हो जाएगा हमारे पास -4 इंटू -3, ये यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 3। ओके स्टूडेंट्स, आप साथ साथ कैलकुलेशन भी करते जाइए, क्योंकि सिर्फ इस क्वेश्चन को देखने से ही ये क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ चुका है -4 -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 9 हो गया, ये हो गया हमारे पास 21/2 वर्ग इकाई, यानी 21/2 वर्ग इकाई हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ चुका है। इसी प्रकार त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, जिसमें हम फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें हमने इससे पहले रखा था। तो यहाँ पर A -4 है, यानी x1 हमारे पास -4 है, तो y2 हमारे पास -2 है और y3 हमारे पास -3 हो जाता है, प्लस x2 हमारे पास 3 है, तो y3 हमारे पास 3 है और -y1 हमारे पास -2 है, प्लस x3 हमारे पास 2 है, y1 हमारे पास -2 है और y2 हमारे पास -2 है। तो ये हमारे पास हमने सारी वैल्यू रख ली हैं। यहाँ पर -4 है, ये हमारे पास -5 हो जाता है, प्लस 3 इंटू यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 इंटू 5 हो जाता है, प्लस यहाँ पर 2 इंटू -2 + 2 = 0 हो जाता है। सो यहाँ पर हमारे पास 1/2 ये हो जाएगा हमारे पास +20, ये हो जाएगा हमारे पास +15 और प्लस हो जाएगा ये 0। सो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 35 = 35/2 वर्ग इकाई। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमारे पास एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD यानी चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल ADC, ये हो जाएगा हमारे पास 21/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 35/2। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाता है 56 यानी 56/2 बराबर हो जाएगा 28 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से हम किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। उस चतुर्भुज को हमें सिर्फ 2 भागों में बांटना है। 2 भागों में बांटने के बाद हम उसको अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और इसीलिए हम उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अब हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आ चुके हैं हमारी प्रश्नावली 7.3 के अंतिम क्वेश्चन नंबर 5 के पास। और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। सो 5th क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3 का कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A 4, B 3, और C 5, 2 हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो हमें दिया है लिखना है A 4, -6, B 3, -2, C 5, 2। इसमें हम एक रफ डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, जिसमें हम इसके बिंदुओं को लिख लेते हैं, जिसमें हमने A बिंदु यहाँ लिया है, B और C का मध्य बिंदु हमने D लिया है, यानी AD एक माध्यिका है। AD
माध्यिका है, डी BC का मध्य बिंदु है, तो सबसे पहले तो हमें BC का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। x2 प्लस x1 बाई 2, y2 प्लस y1 बाई 2 इक्वल टू x2 हमारे पास दिया हुआ है, x2 हमारे पास 5 है, प्लस 3 है बाई 2, और यहाँ पर y2 हमारे पास 2 दिया हुआ है, y1 हमारे पास -2 दिया हुआ है। तो ये हमारे पास D के निर्देशांक आ जाते हैं 4, 0। तो हमारे पास A के निर्देशांक दिए हुए हैं 4, -6, B के निर्देशांक दिए हुए हैं 3, -2, C के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 5, 2 और D के निर्देशांक हमने निकाल लिए हैं 4, 0। अब हमें इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल और इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है, और उससे हम ये देख पाएंगे कि क्या इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है या नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, पहले इसी का निकाल लेते हैं, 1/2, x1 हमारे पास 4 है, y2 हमारे पास -2 है, y3 हमारे पास 0 है, प्लस x2 हमारे पास 3 है, x2 के लिए हम y3 लेते हैं, y3 हमारे पास 0 है, y1 हमारे पास -6 है, प्लस x3 हमारे पास 4 है, इसमें हम y2 लेंगे, y1 लेंगे, y1 हमारे पास -6 है और -2 है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू -6, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे 1/2, यहाँ पर हो गया ये -8, ये हो गया +18, ये हो गया हमारे पास -16 हो गया है, और ये हो गया हमारे पास 1/2, ये हो गया हमारे पास -6 इक्वल टू 3 वर्ग इकाई। चूँकि क्षेत्रफल जो है वो माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसको प्लस में ही ले लेंगे। एरिया, इसी प्रकार हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ADC। इसी प्रकार से जब हम इसको निकालेंगे तो ये भी कैलकुलेट करने के बाद 1/2, यहाँ पर 4 माइनस ये हो गया हमारे पास y2 हो गया 0 और y3 हो गया हमारे पास, और y3 हो गया हमारे पास 2। फिर उसके बाद हम लिखते हैं x2 हमारे पास है 4, और उसके बाद हो गया y3 हमारे पास है 2, y3 माइनस y1 जो कि माइनस +6 हो जाएगा, प्लस जब हम x3 लिखेंगे, x3 हमारे पास हो जाएगा 5, और उसके बाद y1 हमारे पास है -6, और यहाँ पर है y2 हमारे पास -0, ये हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू -2 -8, ये हो जाएगा +6 + 2 8, 8 4 ज़ा 32, यानी 8 चौके 32, और प्लस हो जाएगा ये -30। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास फिर से वही, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 3 वर्ग इकाई। तब हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका इसे 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में
विभाजित करती है, और ये हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा होता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने हमारा पहला चैप्टर पूरा कर लिया है। हमने मैथ का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था और वो आज ही हमने उसे पूरा कर दिया है। अगर आपने ये चैप्टर पूरा कर लिया है तो आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल को देखते हुए पढ़ रहे हैं तो साथ में कॉपी ज़रूर लेकर बैठें, ताकि उससे आप अपनी कैलकुलेशन करते रहें। क्योंकि कैलकुलेशन अगर आप नहीं करते हैं, सिर्फ इस चैनल को देखते रहते हैं, सिर्फ देखने से ही कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको साथ में कॉपी लेकर बैठना चाहिए ताकि आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब कल मिलते हैं हमारे नए सब्जेक्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम अलग सब्जेक्ट का कोई नया चैप्टर पूरा करेंगे। और उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और चेकलिस्ट प्राप्त करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया था, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और उस चेकलिस्ट की PDF को फ्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे, आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है ये भी बताया जाएगा, और आपको पूरी तरह से गाइडेंस दी जाएगी ताकि आप 90+ स्कोर प्राप्त कर पाएँ। थैंक यू।